तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे शिफ्ट इन बजट लाइन। लास्ट क्लास में आपको मैंने जो बताया था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन लिखवाई थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट इन बजट लाइन। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, बजट लाइन का जो डायग्राम है उसमें जो शिफ्ट है वो रिप्रेजेंट क्या करती है, हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि बजट लाइन एक्चुअली डिपेंड किस पे करती है, क्या अजम्पशंस होती हैं उसमें बजट लाइन की। तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको अजम्पशन assumptions taken while drawing बजट लाइन। तो बजट लाइन को बनाते समय हम कुछ assumptions करते हैं, और वो assumptions आपको मैं बता देता हूँ साफ साफ। वो क्या है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। कंज्यूमर्स इनकम इज कांस्टेंट। एक तो हम कंज्यूमर की इनकम को मानते हैं कांस्टेंट, और दूसरी assumption क्या होती है कि हम जो कमोडिटी के प्राइस है ना उसको भी कांस्टेंट मानते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटीज इज आल्सो कांस्टेंट। तो अगर इनमें से कोई चीज चेंज होगी ना तो आपकी बजट लाइन में भी चेंज या शिफ्ट नजर आएगा, और कैसे नजर आएगा ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो इस चीज से एक का ध्यान रखना है आपको कि बजट लाइन शिफ्ट कब करेगी, यानी बदलेगी कब, व्हेन द कंज्यूमर्स इनकम चेंजेस और व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस। तो क्या कहते हैं, इसी पे बेस्ड है आपकी बजट लाइन की शिफ्ट, कि अगर कंज्यूमर इनकम बदली तो बजट लाइन पे कैसा फर्क पड़ेगा, और कमोडिटी का प्राइस बदला तो बजट लाइन पे क्या फर्क होगा। तो देखिए पहला केस क्या आता है, जब इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज हो जाए। तो चेंज कैसे हो सकती है इनकम ऑफ कंज्यूमर, या तो इनकम इंक्रीज होगी कंज्यूमर की, या फिर इनकम डिक्रीज होगी। ठीक है, तो दोनों केस में बजट लाइन में फर्क क्या आएगा आपको ये देखना है। तो देखो ओरिजिनल जो बजट लाइन है वो मान लो ए बी है। ए भी है आपकी एक, क्या कहते हैं, बजट लाइन बिल्कुल नॉर्मल की इनकम कांस्टेंट है। लेकिन अब मानो ए भी एक रेफरेंस हो गया बजट लाइन का, अब यहाँ पे जो कंज्यूमर था ना उसकी इनकम जाती है बढ़। आपको एक बात इकोनॉमिक्स के रूल्स में पता है कि जितनी ज्यादा इनकम उसकी बढ़ेगी ना, वो उतनी ज्यादा क्या कहते हैं कमोडिटीज को खरीद सकता है। तो क्या होएगा, अब कंज्यूमर ज्यादा अमाउंट बाय करेगा। और आपको याद हो बजट लाइन में ये एक प्रोडक्ट होता है एक्स ए प्रोडक्ट, और ये वाला एक्स एक्स प्रोडक्ट, यहाँ पे होता है प्रोडक्ट वाई। तो देखो एक्स की भी क्या होगी, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, यानी कि ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, और जो वाई प्रोडक्ट है वो भी बढ़ेगा तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो जो नया चेंज आया बी किस में चेंज हुआ, बी वन में, ए किस में चेंज हुआ, ए वन में, क्योंकि कॉमोडिटीज, नंबर ऑफ कॉमोडिटीज उसकी बढ़ जाएगी क्योंकि वो ज्यादा खरीद सकता है अब। तो एज द इनकम इंक्रीजेस कंज्यूमर विल बाय मोर बंडल्स। तो एज यहाँ पे आप लिखना एज इनकम इंक्रीजेस कंज्यूमर बायज मोर bundles of goods, more bundles of goods. तो therefore budget line shifts rightward। यहाँ पे कैसे शिफ्ट हो जाएगी वो, राइटवर्ड। राइटवर्ड देखो मतलब इस साइड में, इस साइड में शिफ्ट होगी ना। तो यहाँ पे जो न्यू बजट लाइन बनेगी ना वो बनेगी ए वन बी वन। तो ये ए वन बी वन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये राइट की तरफ, यानी इस साइड में राइट की तरफ शिफ्ट कर गई। सिमिलरली बिल्कुल ऑपोजिट केस, एज इनकम डिक्रीजेस कंज्यूमर will buy less bundles of goods। लेस बंडल्स ऑफ गुड्स अगर वो बाय करेगा तो पहले यहां जितनी क्वांटिटी बाय करा था अब थोड़ी कम करेगा, यहाँ पे जितनी क्वांटिटी बाय करा था अब थोड़ी कम करेगा। तो यानी कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे लिखोगे बजट लाइन शिफ्ट लेफ्ट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ए टू बी टू। तो कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होने पे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने पे राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब हम लोग करेंगे सेकेंड इफेक्ट ऑफ चेंज, और वो क्या है देखो, नेक्स्ट है
इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, इसमें बेटा बनेंगे 3 केस। देखो पहला केस क्या होगा, अगर दोनों के बोथ चेंज इन प्राइसेस ऑफ बोथ कमोडिटीज, चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटीज। ठीक है, इसमें भी देखो 2 केस बनेंगे। पहला, both prices increases and both prices decreases। ठीक है, और सेकंड है कि क्या कहते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। इसमें क्या आएगा, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस। इसमें एक केस ये बनेगा, दूसरा प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, यानी चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई इज कांस्टेंट। मतलब एक कमोडिटी का चेंज हुआ है, दूसरे का कांस्टेंट है। थर्ड केस ये रहेगा, चेंज इन प्राइसेस ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या होगा, यहाँ पे यह 2 केस बनेंगे, प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज होगा या फिर सिमिलरली प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अब देखिए डायग्राम से समझिएगा क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक बजट लाइन बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है। अब आप ध्यान दीजिए और दिमाग लगाइए कि बेटा अगर आप किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा देते हो तो ऑफ कोर्स आप अपनी गिवन इनकम में उस कमोडिटी को थोड़ा कम खरीद पाओगे, राइट। अगर आपकी क्या कहते हैं प्राइस हो गए कम किसी कमोडिटी के, तो ऑफ कोर्स कम प्राइस अगर उस कमोडिटी के हो गए, आप उसकी ज्यादा क्वांटिटी बाय कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बोथ प्राइसेस इंक्रीजेस। मान लो आपका ये एक्स कमोडिटी है और ये वाई कमोडिटी है, और यहाँ पे ये है ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी बजट लाइन को। अब मैंने कहा है कि दोनों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। बेटा अगर दोनों के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी कम लेनी पड़ेगी आपको, तो ये इसका शिफ्ट जो हो जाएगा ना वो लेफ्टवर्ड हो जाएगा। ध्यान रखना, बोथ प्राइसेस इंक्रीजेस यानी दोनों की क्वांटिटी कम ले पाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेशक, कंज्यूमर कैन बाय लेस ऑफ ईच क्वांटिटी। ठीक है, तो आप लिख लेना, कंज्यूमर विल बाय लेस ऑफ ईच क्वांटिटी, देयरफॉर इट शिफ्ट्स, बजट लाइन शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। यहाँ पे ऑपोजिट केस हो गया, अगर दोनों के प्राइस डिक्रीज हो गए कमोडिटी के, तो आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो, यानी कि ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा। इसको आप A1 B1 मान लो, सॉरी इसको ए बी माना है तो इसको B1 मान लो, इसको A1 मान लो। यहाँ पे आप इसको A2 मान लो, इसको B2। यहाँ से देखो अब आपका शिफ्ट राइटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस केस में इट शिफ्ट्स राइटवर्ड, यानी ये डिपेंड क्वांटिटी पे ही करता है, आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो। ज्यादा खरीद रहे हो तो राइट की तरफ मूव करेगा, कम खरीद रहे हो तो क्या कहते हैं लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। कम खरीदोगे कब, जब प्राइस ज्यादा होगा, ज्यादा कब खरीदोगे, जब प्राइस कम होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, रीजन कंज्यूमर कैन बाय मोर क्वांटिटी, मोर ऑफ ईच क्वांटिटी। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम, राइट। अब देखो दूसरे सेकंड केस का डायग्राम। सेकंड केस में भी पहले नॉर्मल जो है आपका ये मान लो ए है और ये आपका मान लो बी है। अब यहाँ पे बहुत सोचने वाली चीज है, इसने बोला है प्राइस ऑफ वाई इज कांस्टेंट। तो वाई आपका ये है यहाँ पे, एक्स आपका ये है यहाँ पे मैंने इसको एक्स दिखा दिया, इसको वाई दिखा दिया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट यहाँ पे मैं एक्सिस के हिसाब से, अब वो कह रहा है वाई के तो कांस्टेंट है। बेटा अगर वाई का कांस्टेंट है ना तो आप इसकी क्वांटिटी नहीं बदलने वाले, ये एज इट इज रहेगा, इसका जरूर ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई तो कांस्टेंट है, तो वाई में कोई चेंज नहीं है, लेकिन प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एक्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आप क्वांटिटी थोड़ी कम खरीदोगे भाई,
यानी ये तो यही रहने वाला है, ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा A1। तो ये आपका लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, बट सिर्फ एक्स एक्सिस की साइड, ठीक है, एक्स एक्सिस में लेफ्ट की तरफ थोड़ा कम। सिमिलरली दूसरा केस क्या है कि अब प्राइस ऑफ एक्स ना डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाओगे एक्स की, यानी अब यहाँ पे आ गया, क्वांटिटी बढ़ गई एक्स की, और ये तो सेम ही था वाई, तो ये आपका रहने वाला है एज इट इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये है आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे जो केस बना ना प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, ये बी A1 रिप्रेजेंट कर रहा है शिफ्ट, सॉरी नीचे आएगा A1, और यहाँ पे बी A2, क्योंकि प्राइस अगर डिक्रीज हुआ है एक्स का तो राइट में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, कंज्यूमर विल बाय लेस ऑफ एक्स, और नीचे वाले केस में कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ एक्स, क्यों, क्योंकि उसका प्राइस डिक्रीज हो गया। तो ये तो हो गए पहले आपके दो केसेस, इनको नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे है थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, चेंज इन प्राइसेस ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ एक्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें चेंज इन प्राइस वाई का क्या हो सकता है, या तो वाई का प्राइस इंक्रीज होगा या वाई का प्राइस डिक्रीज होगा। सिंपल बात है, अगर वाई का प्राइस हो रहा है इंक्रीज, तो कंज्यूमर कैन बाय लेस क्वांटिटी ऑफ वाई प्रोडक्ट। तो लेस क्वांटिटी बाय करेगा तो क्या बनेगा भाई, नया वाला AB1 वाला, देख रहे हो AB1 वाई की, एक्स की तो भाई सेम ही रहने वाली है क्योंकि उसके कांस्टेंट प्राइसेस हैं। सिमिलरली जब वाई का प्राइस डिक्रीज होगा तो इसमें उल्टा लिख दोगे आप, कंज्यूमर कैन बाय मोर क्वांटिटी ऑफ वाई, तो ये ऊपर की तरफ चले जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा AB2। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं चेंजेस, जो मैंने आपको बताया था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस भी हो गया और इनकम वाला भी हो गया। तो यहाँ पे इस वाले केस में शिफ्ट का समझने का सिर्फ यही था, तो इधर थोड़ा सा राइटली शिफ्ट हुआ, इधर थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है, वो भी सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ, एक्स की तरफ नहीं। तो शिफ्ट इन बजट लाइन तो सिर्फ इतना ही है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो उस टॉपिक को लिख लीजिए। तो बच्चों देखो हम लोग करने वाले हैं कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कंडीशंस देखो बेटा दो होती है, और दो कंडीशंस को समझने की कोशिश करना। पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो आपका MRS होता है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई, ये आपका प्राइस रेशो के बराबर होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा आप ये नहीं बोल सकते कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, तो ये होगा। अब देखो इसमें भी केसेस आएंगे, वो मैं भी डिस्कस करूंगा। और दूसरा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ना, वो कंटिन्यूअसली फॉल होना चाहिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअसली फॉल होना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होगा ना, तो आपका जो क्या कहते हैं इंडिफरेंस कर्व बनता है ना, वो जो है वो आपका कॉन्वेक्स नहीं बन पाएगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअसली फॉल्स, ध्यान रखना। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हो पाएगा। तो पहली बात करता हूं मैं MRS की, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये होता है प्राइस रेशो के बराबर, ठीक है। अगर जब तक ये नहीं होता तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। तो देखो केसेस क्या बन सकते हैं, अगर प्राइस रेशो के बराबर नहीं है, तो पहला केस तो ये बनता है कि ये जो MRS है ना, ये बड़ा है PX और PY से। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा है PX अपॉन PY के, तो आप खुद सोचो कंज्यूमर किसको ज्यादा खरीदेगा और किसको कम खरीदेगा। तो कंज्यूमर यहाँ पे पता है, अगर MRX ये जो है ना ये ज्यादा है, तो इट मीन्स दैट टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ X, द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट्स ऑफ Y। तो क्या करेगा कंज्यूमर ना, ज्यादा यूनिट Y की छोड़ने के लिए तैयार है, X को क्या कहते हैं बाय करने की कोशिश करेगा। तो जब भी MRX ग्रेटर देन, देखो क्यों X को ज्यादा, क्योंकि X ऊपर है यहाँ पे बेटा। इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन अगर MRX से कम है,
ये देखो, ये फ्रैक्शन बेटा कम कब होता है, ये सोचो। फ्रैक्शन कम जब होता है जब इसका न्यूमरेटर कम होता है, राइट। यानी कि अगर इस फ्रैक्शन को, ये जो राइट साइड है, इसको बराबर लेके आना है ना अगर, तो आपको ये वाला पार्ट बढ़ाना पड़ेगा। और ऑटोमेटिकली अगर आपका LHS ग्रेटर है आपके RHS से, मैथमेटिकली सोचो, तो आपको RHS में कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा ना। और अगर वो आप डिनोमिनेटर में जोड़ोगे, तो आपको पता है कि अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर आप चीज ऐड करते हो ना, तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है। बट अगर आप न्यूमरेटर में इंक्रीज करते हो ना, तो आपका जो क्या कहते हैं फ्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है। तो यानी कि न्यूमरेटर में क्या है, PX, यानी X वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या करेगा कंज्यूमर, यहाँ पे आप लिखोगे हेयर, इन दिस केस, ये वाले केस में बता रहा हूँ, हेयर टू ऑब्टेन one more unit of X, consumer is willing to sacrifice more units of product Y. तो यहाँ पे क्या होगा, it induces consumer to buy more of X, therefore consumer buys more of X. अब इसका उल्टा केस देखो, अगर MRS जो है वो लेस देन है PX अपॉन PY के, तो क्या होगा यहाँ पे केस। तो यहाँ पे बहुत सिंपल केस क्या होगा, देखो अगर ये चीज बड़ी है, आपकी जो LHS है ये छोटी है RHS के, तो आपको ये चीज डिक्रीज करनी पड़ेगी, LHS में से कुछ कम करना पड़ेगा ताकि ये चीज ऑब्टेन्ड हो पाए, ये दोनों इक्वल हो पाए। अगर ये राइट साइड बड़ी है तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इसको छोटा बनाना पड़ेगा। ये छोटा कब बनेगा, जब आप डिनोमिनेटर को बढ़ाओ। डिनोमिनेटर किसका है, Y का है। तो इस केस में क्या होगा, हेयर to obtain one more unit of X, consumer is willing to sacrifice less quantity of Y. यहाँ पे मोर क्वांटिटी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था, यानी उसको जरूरत थी ना, यहाँ पे लेस क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। तो इस केस में क्या करेगा, यानी कि उसके पास कमी किसकी है, Y की। तो हेयर कंज्यूम, he or she will buy more quantity more of Y. तो ये कब तक चलता रहेगा, जब तक MRS आपका इक्वल ना हो जाए PX बाय PY के। जैसा ही ऐसे होता है तो हम यहाँ बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। इन दोनों केसेस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। फर्स्ट केस में वो X वाले को ज्यादा खरीदने की कोशिश करेगा क्योंकि MRS ज्यादा आ रहा है। सेकेंड वाले में वो Y वाले को ज्यादा खरीदने की कोशिश करेगा क्योंकि MRS आपका लेस आ रहा है। तो ये होगी पहली कंडीशन। अब आप इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे, MRS, ये वाला जो मैंने ऊपर लिख दिया है, MRS कंटिन्यूअसली फॉल, इसमें आप लिखेंगे MRS must be diminishing at the point of equilibrium, that is indifference curve must be convex to the origin at the point of equilibrium. तो मैंने ना ये वाला जो आपको MRS is equals to PX by PY है ना, ऐसा सिमिलर कार्डिनल अप्रोच में मार्जिनल यूटिलिटी वाला केस कराया था, तो उसी से ये मिलता जुलता है। अगर आप उसको रेफर करोगे पुरानी वीडियो को जिसमें मैंने मार्जिनल यूटिलिटी वाला कराया है, यही सेम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच, उसमें जो मैंने कराया है उसमें आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे आप इसको भी देख लो, MRS must be diminishing at the point of equilibrium, that is indifference curve must be convex to the origin at the point of equilibrium. तो हमेशा कॉन्वेक्स होना चाहिए। अगर ये डिमिनिशिंग नहीं होगा ना, मतलब हमेशा कम नहीं होता रहेगा, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि हमने इक्विलिब्रियम अटेन किया है, कंज्यूमर ने इक्विलिब्रियम अटेन किया है। तो इस टॉपिक को इतना ही करेंगे। तो हम लोग करेंगे अब ये डिफरेंस कि कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल दो डिफरेंस लिखवाऊंगा, आप उसको नोट करिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल टर्म्स। कार्डिनल यूटिलिटी में जैसे आप 1 2 3 कोई भी नंबर दे सकते हो कि आपको इतनी यूटिलिटी की यहाँ से वो मिल रही है, क्या कहते हैं, सेटिस्फैक्शन। बट यहाँ पे हम नहीं मानते
ऑर्डिनल के अंदर की कोई नंबर हम डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ये साइकोलॉजी पे बेस करता है। तो यहाँ पे लेकिन हम एक ये करते हैं कि अगर कोई 2 या 3 प्रोडक्ट्स हैं, हम बोलते हैं कि भाई सबसे ज्यादा प्रेफरेंस वो इस प्रोडक्ट को देगा, सेकंड नंबर पे इसको देगा, थर्ड नंबर पे इसको देगा। तो हमने यहाँ पे यूटिलिटी डिसाइड नहीं करी, बट ये जरूर बता दिया कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस वो इसको देगा, फिर सेकंड किसी और को दे सकता है प्रोडक्ट को, थर्ड किसी और को। तो यहाँ पे हम रैंक वाइज चलते हैं, यहाँ पे कार्डिनल नंबर वाइज। यहाँ यूटिलिटी को हमने नंबर दे दिए एग्जैक्ट कि इससे हमको 15 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं करते, यहाँ पे हम कहते हैं सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन इससे मिलेगी, उससे कम इससे, उससे कम इसमें। यहाँ पे हमने नंबर डिफाइन नहीं किया। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। तो देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है आपकी, ये जो कार्डिनल के अंदर मैंने आपको बताया था, हम कार्डिनल टर्म्स में मेजर करते हैं। तो ये जो 1 2 3 लिखा है ना, इसको हम कुछ यूनिट्स देते हैं, और यहाँ पे वो यूनिट है यूटिल्स की, कार्डिनल अप्रोच के अंदर। एंड ऑर्डिनल के केस में आप देखोगे देयर इज नो सच मेजरमेंट इन दिस अप्रोच। तो ऐसे हैं हमारे कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर डिफरेंसेस। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बेसिक्स होते हैं हमारे खत्म। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, हमने चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर क्लासेस।